एक सदी पहले पृथ्वी के ऊपर आकाश में एक रहस्यमयी दरार खुल गई थी, जिसने आयामी राक्षसों की भीड़ को बाहर निकाला। ये राक्षस ग्रह को तबाह करने लगे और मानवता को विलुप्त होने के कगार पर ले आए। केवल वही लोग जो जागृत प्रतिभाओं से धन्य थे, इनका मुकाबला कर सकते थे। इन बचे हुए लोगों में यायोन भी था, एक अनाथ लड़का जो अपनी छोटी बहन के साथ रहता था, उसका एकमात्र परिवार। दुर्भाग्य से यायोन के पास सबसे कमजोर प्रतिभाओं में से एक थी, जिसके कारण उसे हमेशा ये शंका सताती थी कि क्या वो उस इंसान की रक्षा कर पाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सब कुछ बदल गया उस दिन, जब उसे अपने सपनों में एक डरावनी एनर्जी ने झटका दिया, और जब वो जागा तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब नोटिफिकेशन दिखाई दिया। एक परलौकिक सिस्टम प्रॉम्प्ट जो उसे अपनी बहन की प्रतिभा को कॉपी करने की शक्ति दे रहा था। उस पल से यायोन के पास अपनी किस्मत को फिर से लिखने की ताकत थी, क्योंकि उसका नया तोहफा उसे किसी भी प्रतिभा को कॉपी करने की इजाजत देता था। इधर वो छोटी वाली क्यूट सी बहन गर्व से वो डिश दिखा रही थी जो उसने अपने भाई के लिए बनाई थी। ब्रेस्ट पॉर्क, यायोन का फेवरेट खाने और घर की गर्मजोशी के लिए शुक्रगुजार यायोन मुस्कुराए बिना न रह सका। प्रतिभा कॉपी करने की शक्ति तो चमत्कारी थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर इसका टेस्ट करने वाला नहीं था। फिर भी उसने नोटिस किया कि उसकी बहन की बेसिक प्रतिभा उसकी अपनी कमजोर टियर 1 प्रतिभा से कहीं बेहतर थी। यायु की फ्रॉस्ट प्रतिभा बेहद रेयर थी, और एक बार जब वो जागृत हो जाएगी तो यायोन को यकीन था कि वो अपने विरोधियों को पूरी तरह से पछाड़ देगी। वो चुपके से उम्मीद करता है कि उनके माता पिता अब चैन से आराम कर सकते हैं। बाद में यायोन ने एक हुडी डाल ली और टहलने के लिए निकल पड़ा, अपनी नई क्षमता को टेस्ट करने के लिए। अपनी टैलेंट सेंसर को एक्टिवेट करते हुए उसने पाया कि उसका रेंज अभी केवल 3 मीटर है। भीड़ में जहां ज्यादातर लोग लो टियर प्रतिभाओं वाले थे, वो छोटा सा रेंज उसे निराश कर रहा था। वो कम से कम एक मिड टियर प्रतिभा को स्पॉट करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ मामूली प्रतिभाएं ही दिख रही थीं। फिर भी वो एकेडमी चेक करने के बारे में सोच रहा था। भले ही उसकी जागृत प्रतिभा लो टियर थी, लेकिन ये कॉपी करने की क्षमता गेम को पूरी तरह से बदल सकती थी। एक बात तो पक्की थी, यायोन ने ठान लिया था कि वो ऐसी एकेडमी ज्वाइन करेगा जो स्टूडेंट्स को उनकी प्रतिभा के मूल्यांकन के आधार पर जज न करे। इस ख्याल ने उसे एक आइडिया दिया और उसने लिनहाई बेस्ट 5th एकेडमी में अप्लाई करने का फैसला किया। कैंपस की ओर चलते हुए उसने ढेर सारे मिड टियर प्रतिभा वाले स्टूडेंट्स को देखा जो सभी इसी एकेडमी के थे, लेकिन यायोन को निराशा नहीं हुई। अंदर ही अंदर उसे यकीन था कि उसकी कॉपी टैलेंट उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनका इन स्टूडेंट्स ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे पता था कि वो और मजबूत होने वाला था, बहुत ज्यादा मजबूत, आने वाले दिनों में। 10 दिन बाद लिनहाई बेस्ट 5th एकेडमी के मार्शल स्टेडियम नंबर 3 में एक इंस्ट्रक्टर मार्शल वॉरियर बनने का रास्ता समझा रहा था। उसने बताया कि यह सफर पहले मार्शल अप्रेंटिस बनने से शुरू होता है, जो आगे की हर चीज की नींव रखता है। लेकिन मार्शल अप्रेंटिस बनने की शुरुआत बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक सीखने से होती है। अब इंस्ट्रक्टर उन्हें यही टेक्निक सिखाने को तैयार था। उसने ग्रुप को बताया कि इसका आधार उनकी छाती के सामने एक एयर वॉर्टेक्स बनाना है, जो ये दिखाता है कि उन्होंने बॉडी ट्रेनिंग की बेसिक्स को समझ लिया है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन में आ गए, इंस्ट्रक्टर के लीड को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हुए। ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो बेहोश हो गए, लंगड़े पड़ गए या निराश होकर गिर पड़े। अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने में भी जूझ रहे थे, लेकिन यायोन ने हार नहीं मानी। अचानक एक स्टूडेंट ने घबराहट में चिल्लाया कि कोई बेहोश हो गया है, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने पलक भी नहीं झपकी। उसने सख्ती से कहा कि कमजोर लोगों को इग्नोर करो, यहाँ हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने बस एक चीज की डिमांड की, एयर वॉर्टेक्स बनाओ, क्योंकि इसके बिना मार्शल वॉरियर बनने का शून्य चांस है। इधर यायोन चुपके से अपनी खुद की क्राइसिस से जूझ रहा था। वो सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, एक हल्की सी हवा भी नहीं। निराशा उसके अंदर बढ़ने लगी। वो अपनी लो टियर प्रतिभा को कोसने लगा, इसे अपनी नाकामी का जिम्मेदार होने पर एक हल्की सी हवा का झोंका भी नहीं बना पाने का कारण बता रहा था। ठीक उसी वक्त जब इंस्ट्रक्टर का धैर्य जवाब देने लगा, उसने गुस्से में कहा कि ये अब तक की सबसे खराब क्लास है जिसे उसने पढ़ाया है। सब लोग जमीन पर गिर पड़े थे, सबके अलावा यायान, जो अभी भी खड़ा था, भले ही मुश्किल से। इंस्ट्रक्टर ने तंज कसते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि ये लूजर्स चेन डोंग का उदाहरण फॉलो करेंगे और अपनी मोटिवेशन को क्रैंक अप करेंगे, न कि आलसी इडियट्स की तरह बिहेव करेंगे। बाद में यायोन ने जोंगबाओ की ओर मुड़कर पूछा कि ये चेन डोंग कौन है। जोंग ने मुस्कुराते हुए डिटेल्स उड़ेल दी। चेन डोंग कोई आम स्टूडेंट नहीं था, वो रियल डील था। उसे मार्शल अप्रेंटिस बनने में सिर्फ आधा महीना लगा था, और वो इतना इंप्रेसिव था कि प्रिंसिपल ने उसे पर्सनल डिसिप्लिन के लिए रख लिया। यायोन ने सोचा कि चेनडोंग की प्रतिभा जरूर हायर टियर की होगी। फिर जोंग ने गर्व से चेनडोंग का ऑटोग्राफ दिखाया, कहते हुए कि जब चेनडोंग टॉप पर पहुंचेगा तो ये सिग्नेचर अकेले उसके किराए के कुछ महीनों का खर्चा निकाल देगा। यायोन अवाक रह गया, जबकि पिग फेस यानी जोंग वहां गर्व से सीना फुलाकर खड़ा था। अचानक उत्साह की एक लहर फैल गई,
क्योंकि आसपास के सारे स्टूडेंट्स खुशी से उछलने लगे चेन डोंग को इस तरफ आते देखकर। अब पूरी भीड़ उसके ऑटोग्राफ के लिए पागल हो रही थी और जोंग तो फुल स्पीड में आगे दौड़ा, सबको धक्का मारकर एक और ऑटोग्राफ स्कोर करने के लिए। इधर येयोन चेनडोंग को चेक कर रहा था, जो यहाँ मिड टीयर रैंकिंग के साथ एक बड़ा नाम था। चेनडोंग ने सबको बताया कि वो अपने टीचर की ओर से उन्हें एनकरेज करने आया है और उसका इरादा अपने दोस्तों के सामने हंसी का पात्र बनने का बिल्कुल नहीं है। यायोन स्मार्टली प्ले करते हुए चेनडोंग से हैंडशेक करने की जिद करने लगा, जिससे भीड़ और क्रेजी हो गई। जोंग सबसे पहले हैंडशेक लेने के लिए दौड़ा और बाकी भीड़ उसके पीछे पीछे भागी, जब तक कि आखिरकार यायोन की बारी न आ गई। इस लड़के का अपना एक छोटा सा गेम चल रहा था। उसने हाथ मिलाया और डोंग ने कैजुअली उसे गुड लक विश किया। तभी यायोन के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। बाद में वो स्टेटस विंडो के सामने खड़ा था, जिसमें लिखा था कि मिड टीयर टैलेंट कॉपी हो गया है और ये फ्यूज होने के लिए तैयार है। अब ये टैलेंट रीपर या यायोन को भी यकीन नहीं था कि ये फ्यूजन कैसा होगा। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि पहले उसे अंदर से बिजली क्यों लगी थी, लेकिन उसने इस ख्याल को दरकिनार कर दिया और जो सामने था उस पर फोकस किया। उसने फ्यूजन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके सीने में तेज दर्द उठा, जैसे कोई उसके दिल को मीट ग्राइंडर में डाल रहा हो। अब ये स्किल थीफ यायोन का दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे वो पिघल रहा हो। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि चोरी करना इतना आसान नहीं जितना लगता है। वो जमीन पर गिर पड़ा, मुश्किल से टिका हुआ। थोड़ी देर बाद स्टेटस विंडो चमकी, ये कंफर्म करते हुए कि उसकी कल्टीवेशन टैलेंट सक्सेसफुली मिड टीयर में अपग्रेड हो गई थी। दर्दनाक था, लेकिन रीपर को लगा कि ये इसके वर्थ था। सारी तकलीफ के बदले एक नई शुरुआत और एक बिल्कुल नया वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। साथ ही कॉपी टैलेंट का कूल डाउन सिर्फ 30 दिन का था। उसने हिसाब लगाया कि वो एक बार टाइम पूरा होने पर फिर से टैलेंट्स कॉपी कर सकता था, जो उसके लिए परफेक्ट था। अब उसने गियर शिफ्ट किया और बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक को ट्राई करने की ठान ली। पोजीशन में आने के बाद उसने एक बार फिर से कोशिश की और उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा टॉर्नेडो बनने लगा। अब सब कुछ इतना स्मूथली फ्लो कर रहा था क्योंकि अब वो मिड टीयर टैलेंट रॉक कर रहा था। इसके साथ ही उसे बड़ा पिक्चर दिखने लगा और एक इलीट मार्शल वॉरियर बनना अब इतना दूर नहीं लग रहा था, बल्कि एक ग्रेट मार्शल वॉरियर का लेवल तक पहुंचना भी अब मुमकिन लग रहा था। 1 महीने बाद चांद की रोशनी में एक भयानक भेड़िया छतों पर उछलता हुआ जा रहा था। उसी वक्त एक पिता और बेटी डिनर प्लान बना रहे थे। इधर यायोन अब एक मार्शल अप्रेंटिस बन गया था, लेकिन उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था ताकि वो खुद को ट्रू मार्शल वॉरियर कह सके। चेनडोंग के साथ प्रिंसिपल से पर्सनल ट्रेनिंग लेते हुए यान सोचता है कि वो लड़का जरूर उससे कहीं ज्यादा तेजी से लेवल अप कर रहा होगा। पलक झपकते ही वो लालटेन जो पिता थामे हुए था जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वो क्रूर भेड़िया उस पर झपट्टा मारता है और उसे तुरंत मार डालता है। छोटी लड़की की चीख सन्नाटे को चीरती हुई गुजरती है और यान ठिठक जाता है। उसका चेहरा उस क्रूर नजारे से पीला पड़ जाता है। अचानक पैनिक फैल जाता है, क्योंकि सबको एहसास होता है कि उनके बीच में एक मॉन्स्टर है। चीख पुकार मच जाती है। लोग चिल्ला रहे हैं कि सब भागो। उनकी आवाजें डर से कांप रही हैं, क्योंकि उन्होंने इसे किसी को मारते देख लिया है। ये यान का पहला मौका है जब वो एक मॉन्स्टर को इतने करीब से देख रहा है। ठीक उसी वक्त जब वो जीव छोटी लड़की पर झपटने वाला होता है, यान हिम्मत जुटाता है और उसे रास्ते से खींच लेता है। भेड़िया उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ। डर उसे जकड़ लेता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये जीव बहुत तेज है। उन्हें भागने का मुश्किल से कोई समय दे रहा है। ठीक तभी एक हीरोइक फिगर सीन पर फट पड़ता है, भेड़िए को पीछे से धक्का मारकर, और उनके नीचे की सड़क को चटका देता है। सिल्वर मून वुल्फ घूमता है, गुस्से से गुर्राता हुआ उस फिगर पर, जो उसकी हंट को इंटरप्ट करने की हिम्मत कर रहा है। वहां खड़ा है कोई और नहीं बल्कि फेमस कैप्टन गेल वुल्फ, जो लेट आने के लिए सॉरी कहता है। वो यान को ऑर्डर देता है कि लड़की को सेफ रखो, जबकि वो इस जीव को हैंडल करता है। जैसे ही यान सांस लेता है और लड़की को सीने से लगा लेता है, गेल वुल्फ सीधा खड़ा हो जाता है, तैयार होकर एक शो दिखाने के लिए। ठीक जैसे ही हीरो उस भयानक भेड़िए से भिड़ता है, यान जल्दी से छोटी लड़की की आंखें ढक देता है, उसे उस क्रूर सीन से बचाते हुए। गेल वुल्फ कॉम्बैट में लॉक होते हुए तुरंत सेंस कर लेता है कि इस जीव में कितनी रॉ पावर पैक्ड है, जैसे ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। भले ही उसने इसे कचरे की तरह फेंक दिया हो, लेकिन वो जानता है कि इसकी स्पीड को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक स्मर्क के साथ वो उस ओवरग्रोन पपी को याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं लड़ रहा। ठीक तभी उसके 3 टीममेट्स आकाश से गरजते हुए नीचे उतरते हैं, उसके बगल में लैंड करते हुए तैयार होकर जो शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए। जैसे ही गेल वुल्फ अपना मूव बनाता है, उसके टीममेट्स चार्ज इन करते हैं, उसे बैकअप देने के लिए जीव को गहरा घाव देते हुए अपनी ब्लेड से।
एक पल के लिए वो सोचते हैं कि क्या ये पप अब हमेशा के लिए डाउन हो गया, लेकिन तभी मॉन्स्टर एक हड्डी कंपा देने वाली चीख निकालता है। उसके शरीर से एक रेड ऑरा निकलता हुआ, जैसे उबलते खून से भाप। एक नज़र में ही वो जान जाता है कि क्या आने वाला है। ये ब्लड बर्स्ट मोड में एंटर कर रहा है। वो बाकियों को वार्न करता है कि शार्प रहो, क्योंकि चीजें अब और बदतर होने वाली हैं। उसके एक लाकी रश करता है कैप्टन को चेक करने के लिए, जो अभी ठीक है। लेकिन तभी सब नोटिस करते हैं कि वुल्फी भागने की कोशिश कर रहा है, शैडो में घुसते हुए। गेल वुल्फ अपनी आंखें सिकोड़ता है, पहले से ही मूव पर। किसी भी हाल में वो इस पप को जिंदा बाहर जाने नहीं देगा। अचानक पर्पल माना की एक सर्ज हवा में फैल जाती है, क्योंकि एक लड़की ठीक टाइम पर ड्रॉप इन करती है, उसका बो पहले से ही खिंचा हुआ। फिर गेल वुल्फ अपना एरो छोड़ती है और वो हवा में सीटी बजाता हुआ जाता है। सिल्वर मून वुल्फ की गर्दन में क्लीन लगता है। बस ऐसे ही जीव जमीन पर गिर पड़ता है, डेड ऑन द स्पॉट। गेल वुल्फ जोर से हंसता है, कहता है कि ये जीव अभी भी उनकी स्क्वाड से फाइट पिक करने के लिए बहुत कमजोर है। एक और टीममेट लड़की को प्रेस का नॉट देता है, उसकी स्नाइपिंग स्किल्स को टॉप टीयर बताते हुए। इधर यान चुपके से मॉन्स्टर स्टेटस चेक कर रहा है। स्टेटस विंडो रिवील करती है सिल्वर मून वुल्फ के ट्रेड्स: लो टियर ब्लड टैलेंट और नॉविस टियर स्पीड टैलेंट। पेपर पर कुछ खास इंप्रेसिव नहीं, लेकिन ऐसे जीव के हाथों में ये काफी डेंजरस है कि अनप्रिपेयर्ड फाइटर्स को केओस में फेंक दे। यहां तक कि छोटी लड़की भी आंखें फाड़े देख रही है, उसका जबड़ा जिरा हुआ उस क्रूर नजारे पर जो वुल्फ की कथित मौत का है। लेकिन जस्ट जैसे ही चीजें सेटल होने लगती हैं, यहां एक सटल मूवमेंट कैच करता है। वुल्फ का एक पंजा हिल रहा है, कुछ गड़बड़ है। जबकि लैकी स्कूल ऑफ हो रहे हैं, अपनी छोटी सी विक्ट्री बबल में सेलिब्रेट कर रहे हैं और ग्रम्बल कर रहे हैं कि स्पीड टाइप मॉन्स्टर्स हमेशा डील करने में पेन होते हैं। वो पहले से ही ड्रिंक प्लान्स बना रहे हैं, जैसे सब खत्म हो गया है। तभी गेल वुल्फ की इंस्टिंक्ट्स किक इन करती हैं। वो सेंस करता है कुछ ऑफ है। बिना सेकंड वेस्ट किए वो सबको कॉल करता है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। गुस्से के फटने में सिल्वर मून वुल्फ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, गुस्से से चीखते हुए। उसकी आंखें शुद्ध नफरत से जल रही हैं, आसानी से हार मानने से इनकार करते हुए। ऐसे मॉन्स्टर्स डिफीट नहीं समझते, वो अपनी टेनासिटी में टेरिफाइंग होते हैं, आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। गेल वुल्फ की टीम तैयार खड़ी है, ऑर्डर्स का इंतजार करते हुए। लेकिन कैप्टन आगे बढ़ता है। वो उन्हें स्टैंड डाउन करने को कहता है, ये कमजोर पक उसका खत्म करने का है। ठीक तभी वो बड़ा आदमी यान की ओर मुड़ता है और वॉर्न करता है कि क्लियर आउट हो जाओ। कहता है कि एरिया अभी भी डेंजरस है। लेकिन यान इतना स्पेस्ड आउट है कि रिएक्ट नहीं कर पाता। गेल वुल्फ उसे चिल्लाता है कि हैक आउट हो जाओ, लेकिन टैलेंट रीपर इसे अपने पावर को रियल टेस्ट ड्राइव देने का परफेक्ट चांस मानता है। बिना हिचकिचाहट के वो सीधा जीव की ओर मार्च करता है। हर वार्निंग को इग्नोर करते हुए वो अपना मुक्का सिल्वर मून वुल्फ में जड़ देता है और अगले सेकंड में स्टेटस विंडो पॉपअप होती है, कहती है टैलेंट कॉपीड। यान पीछे उछलता है, सिर्फ वुल्फ की बॉडी पर लैंड करने के लिए। विंडो बार बार फ्लैश करती रहती है, सेम मैसेज रिपीट करते हुए। दोनों हाथों से ये स्किल थीफ जीव में दबाता है, एनर्जी के शॉक वेव्स उसके जरिए भेजते हुए, जीव को अंदर से लाइट अप करते हुए। जैसे ही वो उसके टैलेंट्स को कॉपी करता रहता है, यान स्लॉटर को एंजॉय करने लगता है, मुक्के पर मुक्का लाश में मारते हुए। फाइनली गेल वुल्फ स्टेप इन करता है और उसे स्नैप आउट कराता है, याद दिलाते हुए कि जीव पहले से ही लॉन्ग डेड है। यान अभी भी वुल्फ को पकड़े हुए है, जानता है कि जीव सच में मर चुका है, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है कि टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो गया है। ठीक तभी गेल वुल्फ स्टेप अप करता है और अपनी टीम को क्लीन अप ड्यूटीज असाइन करने लगता है। वो अपने 3 सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि फॉलन मैन और सिल्वर मून वुल्फ की लाश दोनों को रिमूव करो, जबकि आर्चर को लड़की की देखभाल का टास्क दिया जाता है। जैसे ही वो लीव करने की तैयारी करते हैं, गेल वुल्फ यान की ओर मुड़ता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो उसे फिर से अपनी स्क्वाड का मेंबर के रूप में देखेगा, एक बार जब यान मार्शल वॉरियर का रैंक पहुंच जाए। ये ख्याल यान को एक्साइटमेंट से भर देता है, पहले से ही उस दिन का इंतजार करते हुए जब वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो स्पॉट अर्न कर सके। बाद में जब वो घर पहुंचता है, पहली चीज वो करता है कि अपने चेहरे से खून धोता है, सावधानी के कि उसकी बहन को क्या हुआ इसका कोई साइन न दिखाए। अगर यायु उसे ऐसे देख लेगी तो वो शायद खुद को बीमार कर लेगी, चिंता में। क्लीन अप करने के बाद वो बाथरूम से बाहर निकलता है और शांत घर से गुजरता है, सिर्फ ये पाने के लिए कि यायु अपनी बेड पर गहरी नींद में सो रही है, हल्के से खर्राटे लेते हुए जैसे एक बेबी। नींद में वो बड़बड़ाती है बिग ब्रो, और ये उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान ले आता है।
फिर बाहर शांत रात में स्टेप आउट करते हुए यान फाइनली दिन के वेट को सेटल होने देता है। उसे एहसास होता है कि ये पहला दिन है जब उसने कभी एक रियल मॉन्स्टर का सामना किया है। नॉट टू मेंशन जीव सिर्फ थोड़ा स्ट्रॉन्गर नहीं था, बल्कि वो 100 गुना ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग था उन मॉन्स्टर्स से जिनकी स्टोरीज वो बड़ा होने में सुनता आया है। जैसे ही वो यायू को जेंटली टक इन करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो वार्म और सेफ है, उसके अंदर एक शांत रिजॉल्व बनता है। उसे पता है कि उसे जल्द ही मार्शल वॉरियर का स्टेटस हासिल करना होगा, क्योंकि एक दिन वो शायद एकलौता इंसान होगा जो अपनी बहन और ऐसे नाइटमेयर के बीच में खड़ा होगा। अब उसका दिमाग एक वाइल्ड थॉट से घूमने लगता है, सोचते हुए कि मॉन्स्टर टैलेंट्स को ह्यूमन बॉडी में मर्ज करना पॉसिबल है। बेड पर वो स्टेटस विंडो को घूरता है जो उसके सामने होवर कर रही है, आंखें मॉन्स्टर के टैलेंट्स की डिटेल्स पर लॉक। वो अंदर ही अंदर जानता है कि ये फ्यूजन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, शायद पिछले वाले से भी ज्यादा दर्दनाक। लेकिन स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत किसी भी डर से तेज जल रही है, अगर इसका मतलब है उन लोगों की रक्षा करना जिन्हें वो सबसे डियर मानता है। खासकर अपनी बहन की रक्षा के लिए यायुन तैयार है कि जो भी करना पड़े, चाहे रास्ता कितना ही क्रूर क्यों ना हो। स्पीड टैलेंट के लिए याइन खुद को तैयार करता है। उसने अपने मुंह में एक कपड़ा ठूंस लिया, तैयार होके उस दर्द को सहने के लिए, जो भी आए। जैसे ही उसने फ्यूजन प्रोसेस शुरू किया, दर्द एक तूफान की तरह टकराता है। ये उसके शरीर में बाढ़ की तरह फैलता है, तेज और बेरहम। हर लहर ऐसी लगती है जैसे उसकी मांसपेशियां और हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो रही हों। वो अपने दांत पीसता है, टिका रहता है, जैसे उसका पूरा वजूद टूटने की कगार पर हो। इस क्रूर फ्यूजन प्रोसेस के बीच में एक तेज चटक की आवाज कमरे में गूंजती है और उसकी टांग तुरंत फ्रैक्चर हो जाती है। दर्द आग की तरह भड़कता है। वो अपनी टांग को घूरता है, पैनिक धीरे धीरे घुसने लगता है। वो सवाल उठाता है कि क्या टैलेंट कॉपी करना फेल हो गया। डाउट उसे जोर से हिट करता है और एक सेकंड के लिए वो सोचता है कि क्या अपनी लिमिट्स को पुश करना गलती थी। उसका सिर चक्कर खाने लगता है और उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे फिसल रहा हो। ये टैलेंट थीफ जानता है कि वो गया काम से। यायू को पुकारने का ख्याल उसके दिमाग में आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, अंधेरा उसे पूरी तरह निगल लेता है। अगली सुबह वो एक झटके से जागता है। दिल धड़क रहा है, अभी भी कोर तक हिल गया है। सबसे पहले वो अपनी टांग चेक करता है और देखता है कि कोई फ्रैक्चर या चोट नहीं है। सब कुछ परफेक्टली फाइन दिखता है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि रात में क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसने उसे सीरियस अपग्रेड दिया। उसका शरीर अब हल्का महसूस होता है। वो जल्दी से स्टेटस विंडो खींचता है। ये सब कुछ कंफर्म करती है। याइन जो अब मिड-टियर कल्टीवेशन टैलेंट रखता है, अब उसके पास नोवेस्ट ईयर स्पीड टैलेंट भी है। टैलेंट कॉपी करना सक्सेसफुल रहा। बाद में 5th एकेडमी के एक ग्रोव में यायन फुल स्माइल्स में है। जंगल में टार्जिन की तरह उछलता हुआ, पेड़ों से कूदता और आसानी से लैंड करता हुआ। वो एनर्जी से भरा हुआ है, ऐसा फील कर रहा है जैसे वो खुद का एक ब्रांड न्यू वर्जन हो। अपनी नई टैलेंट को टेस्ट करते हुए एक सिंगल पत्ता हवा में तैरता हुआ नीचे आता है और परफेक्ट टाइमिंग के साथ यायन उसे बिना ट्राई किए पकड़ लेता है। नो डाउट, सिल्वर मून वुल्फ की स्विफ्टनेस बस ऑसम है। इसके बाद यायन बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने की पोजीशन में आता है। वो सोचता है कि उसकी स्पीड अब शायद एक मार्शल वॉरियर के बराबर हो सकती है, लेकिन उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी सीरियसली लैक कर रही है। अगर वो अपनी कल्टिवेशन स्पीड को बूस्ट करने का कोई तरीका ढूंढ पाए तो बहुत अच्छा होगा। अचानक जोंग उसे पुकारता है, यायोन को ग्रोव में ट्रेनिंग करते हुए स्पॉट करता हुआ। वो पास आता है, इस टैलेंट रीपर के कंधे पर थपकी देता है और तुरंत फर्क नोटिस करता है। यायन अब सॉलिड फील होता है, जैसे कोई प्रिटी स्टडी गाय। जोंग शर्त लगाता है कि वो पहले ही मार्शल अप्रेंटिस स्टेज को ब्रेक थ्रू कर चुका है। फिर वो बोल्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या यायन और स्ट्रॉन्गर होने का तरीका ढूंढ रहा है, सजेस्ट करते हुए कि उसने मॉन्स्टर ब्लड पीने की कोशिश की थी। ये वियर्डो कैजुअली एडमिट करता है कि उसने खुद ऐसा करने के बाद पहले से कहीं तेजी से इंप्रूव करना शुरू किया। पहले तो यायन एक शब्द नहीं मानता, लेकिन अब उसे जेन्युइनली शॉक लगता है ये सुनकर कि मॉन्स्टर ब्लड में इतनी पावर होती है। यायन को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने सिल्वर मून वुल्फ का ब्लड लेने का चांस मिस कर दिया जब वो उसकी ठीक सामने था। लेकिन फिर वियर्डो जोंग मुस्कुराता है और कहता है कि उसे शायद मॉन्स्टर ब्लड हासिल करने का तरीका पता है, अगर यायन इंटरेस्टेड है। बेशक यायन को और सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी जोंग डिटेल्स उड़ेल देता है। अपैरेंटली लिनहाई बेस के हायर अप्स ने सिटी के ठीक बाहर एक नया वाइल्ड जोन खोला है। इसे 5 मेजर एकेडमीज के लिए एक एग्जाम एरिया के तौर पर सेट किया गया है और एग्जाम पास करने की प्राइज है मॉन्स्टर ब्लड। यायोन पूछता है कि इस वाइल्ड जोन का डेंजर लेवल क्या है और जोंग कैजुअली कहता है कि ये प्रिटी लो है। मोस्ट मॉन्स्टर्स पहले ही क्लियर कर दिए गए हैं, सिवाय कुछ बचे हुए डिसेंडेंट्स के जो वीकर हैं। यायोन सोचता है कि ये ट्राई करने लायक है।
जोंग तुरंत यायोन को एग्जाम के लिए अपनी स्क्वाड में ज्वाइन करने के लिए रोपिल करने की कोशिश करता है। यायोन का चेहरा ब्लैंक हो जाता है, प्रैक्टिकली फ्रोजन, जैसे उसे फेशियल पैरालिसिस स्पेल लग गया हो। क्लियरली ऑफर को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। जोंग वाइन करता है कि उसने ये टॉप सीक्रेट इन्फो सिर्फ इसलिए शेयर की क्योंकि वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। यायोन सॉरी कहता है, लेकिन कहता है कि वो अगली बार ज्वाइन करेगा। जोंग उसे कोल्ड हार्टेड कहता है, उसे ऐसे रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन सच में यायोन को लगता है कि टीम अप करना बहुत रिस्की है। उसकी एबिलिटी अभी भी एक सीक्रेट है और इसे रिवील करना सब कुछ दांव पे लगा सकता है। वो सोचता है कि अकेले चीजें हैंडल करना सेफर है। ये टैलेंट रीपर फायर्ड अप है और पहले से ज्यादा डिटर्मिन्ड है कि वो ब्रेक थ्रू करे, मॉन्स्टर ब्लड हासिल करे और फाइनली मार्शल वॉरियर का रैंक पाए। एक महीने बाद फिफ्थ एकेडमी के मेन ऑफिस में प्रोफेसर डिमांड करता है कि क्या किसी ने इंटेल लीक किया, क्योंकि यायोन ने बिना एग्जाम इनविटेशन रिसीव किए साइन अप किया। हिचकिचाते हुए यायोन सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो पहले से ही एक मार्शल अप्रेंटिस है, तो वो रजिस्टर करने के लिए क्वालिफाइड है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो उसके सामने एक लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अग्रीमेंट फेंक देता है। भले ही वो चाहता है कि ये बच्चे थोड़ा और जिएं, अगर यायोन एग्जाम देना चाहता है तो उसे इसे साइन करना होगा। फिर गुस्से और चैलेंज के मिक्स के साथ प्रोफेसर उसे कहता है कि अगर उसे मरने से डर लगता है तो निकल जाओ। कुछ देर बाद यायोन ऑफिस से बाहर निकलता है, चेहरे पर हल्की सी स्मर्क लिए। उसने पहले ही अग्रीमेंट साइन कर लिया है। उसके जाने के बाद प्रोफेसर तंज कसता है, सोचते हुए कि क्या स्टूडेंट सच में मानते हैं कि ऐसे एग्जाम्स उनके लिए हैं। अपनी स्मर्क के साथ वो बड़बड़ाता है कि यायोन को इसका पछतावा होगा। अगली सुबह यायु जागती है और अपने भाई को पुकारती है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन की खुशबू उसे ब्रेकफास्ट टेबल की ओर खींच लाती है, जहां सब कुछ पहले से तैयार है। उसे यायोन का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि वो 3 दिन में वापस आएगा क्योंकि उसके स्कूल में एक इवेंट है। इसे पढ़ के यायो सोचती है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जो इतना लंबा चलता है, और चुपके से अपने भाई की सेफ्टी की दुआ करती है। जब यायोन लोकेशन पे पहुंचता है, फिफ्थ एकेडमी के स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। 5 मेजर एकेडमी से ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। इधर मोशिया, जो फर्स्ट एकेडमी के अपने बॉडीगार्ड के साथ है, फिफ्थ एकेडमी के स्टूडेंट्स पर तिरस्कार भरी नजर डालता है। उन्हें गार्बेज एकेडमी का स्कम कहता है। उसका बॉडीगार्ड मजाक में सजेस्ट करता है कि उसे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस दोनों को हंट करना चाहिए ताकि वीकलिंग्स को वाइप आउट कर दे। जोंग बाओ मोशिया बे की ओर इशारा करता है और यायोन को बताता है कि वो मो फैमिली के यंगर जनरेशन का एक द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय है। पॉलिटिकल फैमिलीज के एरोगेंस को जानते हुए यायोन जल्दी समझ जाता है कि शियाओ बस एक और ईगो ड्रिवन गाय है। अचानक एक लड़का जिसकी तलवार अभी भी म्यान में है, सीधा फर्स्ट एकेडमी के कैंप में घुस जाता है, उसकी आंखें मो शियाओ पर फिक्स्ड, फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, डिमांड करते हुए कि वो यहाँ कैसे घुसा, लेकिन वो लड़का क्लियरली गुस्से में उन्हें इग्नोर करता है और शियाओ को चैलेंज करता है कि आओ मुझसे भिड़ो। वो कहता है कि वो उसे टुकड़े टुकड़े करने आया है। ये सुनकर शियाओ बस मग करता है, क्लियर करते हुए कि वो इस गाय को फिर से पीटने के लिए तैयार है। यायुन, जो इन्हें ऐसे बहस करते हुए देखकर क्यूरियस हो जाता है और जानना चाहता है कि ये लड़का कौन है। गॉसिप किंग होने के नाते जोंगबाओ उसे बताता है कि वो लड़का ली उनकिंग है, सेकंड एकेडमी का एक जीनियस जिसे एक बार मो शियाओबे ने डिफीट किया था। फर्स्ट एकेडमी का प्रोफेसर स्टूडेंट्स पर झपटता है कि मैस अराउंड करना बंद करो, रिमाइंड करते हुए कि ये लोग स्ट्रांग है और इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन यायुन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जोर जोर से ली यूनकिंग के लिए चीयर करने लगता है। ली यूनकिंग कंफ्यूज्ड और थोड़ा अजीब फील करता है, सोचते हुए कि ये रैंडम गाय कौन है और वो उसके लिए क्यों चीयर कर रहा है जब वो एक दूसरे को जानते भी नहीं। ठीक तभी अथॉरिटीज को पता चलता है कि 2 राइवल्स फाइट शुरू करने वाले हैं और एक अनाउंसमेंट जाता है कि जो भी वाइल्ड जोन के बाहर फाइट शुरू करेगा उसे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई चॉइस न होने पर ली यूनकिंग फर्स्ट एकेडमी के कैंप से चला जाता है। कैंप, लेकिन जाने से पहले ली युनकिंग ये कसम खाता है कि वो अपने राइवल को वाइल्ड जोन के अंदर छोड़ेगा नहीं। शियाओ बस हंसता है और कुछ नहीं कहता, साफ तौर पर अम्यूज्ड। दूसरी तरफ ली युनकिंग यान के पास जाता है, उसकी हिम्मत की तारीफ करता है कि उसने उसके लिए चीयर किया और उसका नाम पूछता है। जब यान अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो मौका लेता है ली युनकी की टैलेंट्स को ऑब्जर्व करने का, नोटिस करता हुआ कि उसके पास लो टीयर कल्टीवेशन टैलेंट और मिड टीयर स्वॉट टैलेंट है, जो यान को प्रिटी डिसेंट लगता है। यान अपना हाथ बढ़ाते हुए सपोर्ट का एक फ्रेंडली जेस्चर ऑफर करता है, ली युनकिंग को एंकरेज करता है कि वो फुल जोर लगाए और आने वाले वाइल्ड जोन एग्जाम में मो शियाओबे को सरपास करे। ली युनकिंग सरप्राइज्ड उसका हाथ मिलाता है और उसे भी लक विश करता है। ली युनकिंग को नहीं पता कि ये यान का एक स्मार्ट मूव था, जिसने हैंडशेक का इस्तेमाल करके चुपके से उसकी स्वॉट टैलेंट को कॉपी कर लिया।
जैसे ही अनाउंसमेंट होता है कि एग्जाम शुरू हो गया है, फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को वाइल्ड जोन में एंटर करने के लिए कॉल किया जाता है। बिना हिचकिचाहट के वो सब अंदर दौड़ पड़ते हैं। इधर ली यूनकिंग अपनी टीम को ढूंढने निकल पड़ता है, इस बात से नाराज कि स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमी के ऑर्डर के बेस पर एंटर करना पड़ रहा है। जैसे ही वो जाता है, यान जल्दी से एक हिडन स्पॉट की ओर बढ़ता है जहां वो सेफली कॉपी की गई टैलेंट को फ्यूज कर सके। जब वो फ्यूजन शुरू करता है, एक पावरफुल एनर्जी सर्ज उसके शरीर में दौड़ पड़ती है, इंटेंस पेन पैदा करते हुए। भले ही वो 2-3 बार इस प्रोसेस से गुजर चुका है, फिर भी वो पूरी तरह इसके आदी नहीं हुआ। हालांकि अब वो पेन को बेहतर तरीके से हैंडल कर रहा है। एक बार जब स्वॉट टैलेंट पूरी तरह फ्यूज हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक वेव उसके आसपास फट पड़ती है। नई पावर को टेस्ट करने के लिए यान पास के पेड़ों पर स्लैश करता है जो सालों से उग रहे थे, और एक सिंगल स्ट्राइक से वो उन्हें काट देता है, खुद को स्टन्ड और अमेज्ड छोड़ते हुए। उसकी स्टेटस विंडो तुरंत अपडेट होती है, अब मिड टीयर कल्टीवेशन टैलेंट, नोविस टीयर स्पीड टैलेंट और मिड टीयर स्वॉट टैलेंट दिखाते हुए। थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि फर्स्ट 4 अकेडमीज ने वाइल्ड जोन में एंटर कर लिया है, और आखिरकार 5th अकेडमी का टाइम आता है। 5th अकेडमी के स्टूडेंट्स जोंगबाओ और यान समेत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, जो भी अगला आए उसका सामना करने को तैयार। वाइल्ड जोन में एंटर करते ही सारे स्टूडेंट्स अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। यान अकेले एक रास्ते पर चलता है, अलर्ट और सावधान रहते हुए। अचानक उसे कुछ अपने पीछे ट्रेल करता हुआ सेंस होता है। बिना सेकंड वेस्ट किए वो पलटता है और एक जाइंट स्नेक को अपनी ओर दौड़ता हुआ देखता है। यान हवा में ऊंचा उछलता है और पलक झपकते ही अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मार गिराता है। स्नेक लाइफलेस होकर जमीन पर क्रैश करता है। अपने किल का प्रूफ के तौर पर वो उसकी एक आंख निकाल लेता है और अपना पहला पॉइंट अर्न करता है। फाइट के बाद यान रियलाइज करता है कि ये बीस्ट्स रिलेटिवली वीक हैं, लेकिन एग्जाम रूल्स के मुताबिक जितने ज्यादा बीस्ट्स कोई स्टूडेंट किल करेगा, उसका रैंक उतना ही हायर होगा। टॉप पर पहुंचने के लिए डिटर्मिन्ड, यान ठान लेता है कि वो फर्स्ट प्लेस सिक्योर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टॉप स्कोरर के लिए रिवॉर्ड में 3 मिड टीयर बीस्ट ब्लेड्स और 1 लाख यूनिवर्सल नोट्स शामिल हैं, जो कोई छोटा प्राइज नहीं है। यान जानता है कि उसके सामने लंबा रास्ता है और इन रिवॉर्ड्स को अर्न करने के लिए उसे हंटिंग जारी रखनी होगी। अपनी स्पीड टैलेंट का यूज करते हुए वो एक बिल्डिंग से दूसरी पर जंप करना शुरू करता है और बीस्ट ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो अपने फ्रेंड जोंग को ट्रैप्ड और मॉन्स्टर्स की एक होड़ से घिरा हुआ देखता है। जोंग डाई से फ्रोजन है, कांप रहा है और हेल्प के लिए कॉल कर रहा है, पूरी तरह डिफेंड करने में असमर्थ। जैसे ही एक फ्लैंज्ड वुल्फ उस पर झपट्टा मारता है, यान इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। वो एक बो पकड़ता है, एक एरो फायर करता है और प्रिसिजन से बीस्ट को मार डालता है। जोंग की आंखें शॉक में चौड़ी हो जाती हैं जब वो यान को देखता है। अभी भी टेरिफाइड, वो यान को वार्न करता है कि इन मॉन्स्टर्स से ना भिड़े, कहता हुआ कि यान भी इन डेडली फ्लैंज्ड वुल्फ्स को टेक ऑन करने के लिए बहुत वीक है। ये सुनकर यान के चेहरे पर एक स्मर्क उभरती है। अपनी स्पीड और स्वॉट टैलेंट्स की कंबाइंड फोर्स के साथ वो बीस्ट्स के आसपास ब्लर की तरह मूव करता है, सेकंड्स में उन्हें आधा काट डालता है। जब सारे मॉन्स्टर्स डाउन हो जाते हैं, यान उनके लाइफलेस बॉडीज के बीच में शांति से खड़ा होता है, अनफेस्ड। इधर जोंग फ्रोजन खड़ा है, इतना स्टंट कि एक शब्द नहीं बोल पाता। जो कुछ उसने देखा वो उसे अनरियल लगता है। मॉन्स्टर्स को फिनिश करने के बाद यान अपनी तलवार से फ्लैंज्ड वुल्फ का फैंग निकालता है, फिर जोंग की ओर देखता है कि क्या वो इसके साथ ठीक है कि यान इसे रख ले। लेकिन जोंग का इसमें कोई से नहीं। यान नहीं उन्हें किल किया तो ये फेयर है कि वो रिवॉर्ड रखे। जोंग की थकान को नोटिस करते हुए यान पूछता है कि क्या वो सच में इस कंडीशन में कंटिन्यू करने वाला है, लेकिन जोंग ने पहले ही माइंड बना लिया है। वो एग्जाम से डन है, कहता हुआ कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और वो बस लकी है कि बिना हर्ट हुए सर्वाइव कर गया। उसके सारे टीममेट्स बुरी तरह इंजर्ड हैं, तो उसकी प्रायोरिटी अब उन्हें सेफली बाहर निकालना है। यान के फिर से निकलने से पहले जोंग उसे एक र्यूमर के बारे में वार्न करता है कि वाइल्ड जोन में एक स्यूडो बीस्ट की प्रेजेंस है। यान को इस बारे में कुछ नहीं पता, तो जोंग एक्सप्लेन करता है कि उसने सुना है कि फर्स्ट एकेडमी का एक ग्रुप एक जायंट स्पॉटेड स्नेक को हंट कर रहा है जो 10 मीटर से ज्यादा लंबा है। ये कोई ऑर्डिनरी स्नेक नहीं है, ये एक स्यूडो बीस्ट है जो यूजुअल मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और रेयर है। इसे डाउन करना 500 पॉइंट्स के वर्थ है, जो शायद हाईएस्ट स्कोर अवेलेबल है। जैसे ही वो ये सुनता है, यान जोंग पर प्रेशर डालता है कि वो बीस्ट की लोकेशन बताए। रिलक्टेंटली जोंग कहता है कि ये साउथ ईस्ट में है। बिना पल वेस्ट किए यान उस दिशा में दौड़ पड़ता है, ये जानते हुए कि अगर वो 500 पॉइंट्स हासिल कर लेता है तो फर्स्ट प्लेस उसका पक्का है। साउथ ईस्ट पहुंचते ही वो फर्स्ट एकेडमी की यूनिफॉर्म्स में स्टूडेंट्स को इंजर्ड या डेड पड़े हुए देखता है। एरिया को स्कैन करते हुए वो पास में एक मासिव इरप्शन होता हुआ नोटिस करता है। वो सोर्स को फॉलो करता है और एक रूफटॉप पर चढ़ता है, जहां उसे एक जायंट स्यूडो बीस्ट का क्लियर व्यू मिलता है जो तबाही मचा रहा है। फर्स्ट एकेडमी के मोस्ट स्टूडेंट्स मोशिया और बे को शामिल करते हुए मॉन्स्टर के साथ बैटल में एंगेज्ड हैं, लेकिन ये साफ है कि क्रीचर पूरी तरह कंट्रोल से बाहर है।
शियाओ ऑर्डर्स चिल्ला रहा है, अपनी टीम को एनकरेज करता हुआ कि बीस्ट को डाउन करो और 500 पॉइंट सिक्योर करो। उसका बॉडीगार्ड फाइट को क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए नोटिस करता है कि बीस्ट अब थकने लगा है और जल्दी से शियाओ बे को इन्फॉर्म करता है कि अब स्ट्राइक करने का परफेक्ट टाइम है। जैसे ही वो मूव इन करने की तैयारी करते हैं, स्यूडो बीस्ट गुस्से से ओवरवेल्म्ड एक थंडरस रोड निकालता है जो शॉक वेव्स भेजता है जो जमीन को चीर देता है। मोहा रोर सुनकर तेजी से जमीन से किक ऑफ करता है, बाकी को डील करने का डिसीजन लेते हुए। चेहरे पर एक विकेट स्मर्क के साथ वो मॉन्स्टर पर ब्लो डिलीवर करने के लिए आगे लंच करता है। अगले सेकंड में वो अपनी ब्लेड को मॉन्स्टर के हेड में स्टैब करता है। खून तुरंत उससे छलक पड़ता है, लेकिन तुरंत उसे मॉन्स्टर की टेल से एक पावरफुल ब्लो मिलता है जिससे वो बीस्ट के हेड से नॉकड ऑफ हो जाता है। शियाओ जमीन पर गिरता है, एक बिल्डिंग के पास दीवार में एक बड़ा डेंट बनाते हुए। कुछ सेकंड्स बाद वो अपना सिर उठाता है, उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है क्योंकि अब 500 पॉइंट्स उसके हैं। स्यूडो बीस्ट आखिरकार जमीन पर कोलैप्स कर चुका है। पास की एक बिल्डिंग की छत से ये देखकर यान को लेट होने का अफसोस होता है। इधर मुहा अपने बॉडीगार्ड की ओर चलता है जो रिस्पेक्ट में बो कर रहा है और अपने मास्टर को 500 पॉइंट स्कोर करने की बधाई दे रहा है। शियाओ हमेशा की तरह अरोगेंट दावा करता है कि एग्जाम्स में फर्स्ट प्लेस उसका है, लेकिन तभी मॉन्स्टर की स्किन का कलर बदल जाता है और वो अपनी ब्लडशॉट आंखें खोलता है। बिना सेकंड वेस्ट किए वो जमीन से उठता है, जोर से दहाड़ता हुआ। स्टूडेंट्स फ्रीक आउट हो जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर का गुस्सा अब डबल हो गया है। वो स्टूडेंट्स को हार्म कर रहा है। शियाओ को यकीन नहीं होता कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन कोई और रिएक्ट करने से पहले मॉन्स्टर फिर से उठ खड़ा होता है। आकाश में एक भयानक छाया मंडराती है और फिर वो राक्षस जो पहले कभी न देखा गया अचानक बादलों को चीरता हुआ भाग निकलता है। पीछे छोड़ जाता है तबाही और विनाश का मंजर। तभी शियाओ को एहसास होता है कि ये कोई साधारण छद्म जानवर नहीं था, ये तो एक पूर्ण विकसित राक्षस था। इस ख्याल के साथ बाकी बचे हुए अन्य अकादमियों के छात्र शियाओ और उसकी टीम के साथ मिलकर उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। राक्षसों की कीमत होती है पूरे 1000 अंक और कोई भी इतने बड़े मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहता, खासकर जब उन्हें पता है कि उनके पिछले हमलों ने उस राक्षस को पहले ही कमजोर कर दिया है। शियाओ समझता है कि उन्हें जल्दी से उसका पीछा करना होगा, वरना कोई और उसका काम तमाम करके इनाम हड़प लेगा। अगर ऐसा हुआ तो उनकी सारी मेहनत और बलिदान बेकार हो जाएंगे। इधर येटी एक इमारत की छत पर खड़ा है, चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। उसने जो कौशल कॉपी किए हैं उनके दम पर उसे पता है कि वो शियाओ और बाकियों से कहीं ज्यादा तेज है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि 1000 अंक वाला राक्षस इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। बिना वक्त गंवाए वो फुल ऑन मोड में आ जाता है, अपनी गति और शक्ति को हद तक ले जाकर। उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा तेज होती है और अटल दृढ़ संकल्प के साथ वो आकाश में उछल पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वो एक विशाल दूरी तय कर लेता है, राक्षस का पीछा करने और उसे ढूंढने की दौड़ में। कुछ समय बाद वो विशाल राक्षस एक ढहती हुई इमारत की ओर रेंगता है, पीछे छोड़ता हुआ गाढ़ा बैंगनी रंग का लसलसा पदार्थ, जैसे वो छिपने की कोशिश कर रहा हो। ठीक उसी वक्त येटी वहां पहुंचता है, जमीन पर स्मूथली लैंड करता हुआ। उसे तुरंत पता चलता है कि फर्स्ट एकेडमी के छात्र अभी इस इलाके में नहीं पहुंचे हैं। उसकी नज़र उस ताज़ा लसलसे पर पड़ती है जो राक्षस ने छोड़ा है। बिना हिचकिचाए वो झुकता है और उसे छूता है, ये जानने की कोशिश करता हुआ कि राक्षस कितनी देर पहले यहां से गुजरा। उस निशान का पीछा करते हुए वो इस ढहती हुई इमारत की ओर बढ़ता है और ठीक बाहर रुक जाता है, खामोश खड़ा होकर उस मौजूदगी को महसूस करता हुआ जो अंदर है। 1000 अंक अपने नाम करने के ख्याल से उसके चेहरे पर लालची मुस्कान फैल जाती है। जैसे ही यायन सावधानी से इमारत में दाखिल होता है, उसे तुरंत राक्षस की तीखी बदबूदार गंध टकराती है। उसे पता है कि राक्षस पास ही है, फिर भी वो बिना डर के आगे बढ़ता है। उसकी ऊर्जा चारों ओर की जगह को भरने लगती है। आसपास का मुआयना करते हुए अचानक उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं और माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद बहने लगती है। ठीक उसके सामने वो विशाल राक्षस है, उसका मुंह खुला हुआ, जो छत से टपकते किसी अजीब तरल को पी रहा है। उस तरल का स्रोत है एक चमकदार पत्थर और उससे गिर रहा द्रव साफ तौर पर साधारण पानी नहीं है। येटी बिना वक्त गंवाए अपनी तलवार मयान से निकालता है। 1000 अंक पहले हासिल करने और उस अजीब तरल को बाद में देखने की सोचते हुए मुस्कुराता है। आंखों में जलती हुई दृढ़ता के साथ वो राक्षस की ओर सीधा दौड़ पड़ता है, लेकिन राक्षस उसे भांप लेता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। वो अप्रत्याशित गति से हवा में उछल पड़ता है, जिससे यायन चौंक जाता है। जैसे ही यायन बचने की कोशिश करता है, राक्षस अपनी विशाल हथेली जमीन पर पटकता है, जिससे एक शक्तिशाली झटका लहर निकलती है जो उसे पीछे धकेल देती है। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो तेजी से अपना धनुष उठाता है और पलक झपकते ही 3 तीर निकालकर राक्षस पर दाग देता है। 2 तीर सीधे राक्षस की आंखों में लगते हैं और खून तुरंत छलक पड़ता है। राक्षस दर्द और पीड़ा में चीखता हुआ
यायन अपनी तलवार को मजबूती से पकड़कर फिर से राक्षस की ओर दौड़ता है और उस पर वार करता है। उस प्रहार की तीव्रता इतनी जबरदस्त है कि यायन के हाथ कांपने लगते हैं। वो राक्षस के शरीर पर तलवार से बार बार वार करता है, उसका मांस काटता हुआ। दर्द में तड़पता राक्षस अपना खून चारों ओर छिड़कता है। इससे पहले कि वो विशाल राक्षस जमीन पर गिरे, पहले ही येटी उसके शरीर से कूद चुका होता है। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, येटी राहत की सांस लेते हुए एक दुष्ट मुस्कान बिखेरता है, ये स्वीकार करते हुए कि मुआ और उसका ग्रुप राक्षस को पहले कमजोर न करता तो वो इसे मार ही नहीं पाता। उसका ध्यान फिर तरल की ओर जाता है, सोचता है कि ये क्या हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये मायने नहीं रखता क्योंकि राक्षस इसके पीछे था, यानी ये कोई खजाना ही होगा। बिना ज्यादा सोचे वो उसे टपकते तरल को अपने फ्लास्क में इकट्ठा करता है, बाद में जांच करने की सोचते हुए। इसके अलावा येटी राक्षस की एक आंख को अपनी तलवार से निकाल लेता है, ये सबूत के तौर पर कि उसने इसे मारा है। और चूंकि राक्षस के दिल का खून बेहद कीमती होता है, वो उसे भी एक और फ्लास्क में इकट्ठा कर लेता है। जैसे ही पत्थर आधा फ्लास्क भर देता है, येटी सोचता है कि ये काफी है। आखिरी बार वो छत पर लगे उस पत्थर को देखता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मो शियाओ का ध्यान इस चीज पर नहीं जाना चाहिए। बिना देर किए वो छत से लटके उस चट्टान को काटकर अपने बैग में डाल लेता है। इसके बाद येटी संतुष्ट होकर वहां से निकलने का फैसला करता है। सोचता है कि इन सब चीजों के साथ वो निश्चित रूप से पहला स्थान हासिल करेगा। कुछ समय बाद फर्स्ट एकेडमी के छात्र उस जगह पर पहुंचते हैं और राक्षस को मरा हुआ पाते हैं। जैसे ही वो उसके शरीर की जांच करते हैं, उनके बीच दहशत फैल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उसकी एक आंख निकाल ली गई है और उसके दिल का सारा खून निकाल लिया गया है। मोआ का अंगरक्षक इस दृश्य से स्तब्ध हो जाता है और अपने मालिक की ओर मुड़कर पूछता है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ एक बेकार लाश बची है जिसकी कोई कीमत नहीं। शियाओ के हाथ गुस्से से कांपने लगते हैं, उसके दांत पिसने लगते हैं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चीख कर मांग करता है कि आखिर किसने हिम्मत की उस 1000 अंक वाले ट्रॉफी को चुराने की जो उसका हक था। वो कसम खाता है कि वो उस चोर को ढूंढकर बर्बाद कर देगा। येटी उसी इमारत में छिपा रहता है, चुपके से फर्स्ट एकेडमी के छात्रों को देखता हुआ। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही हैं, उसे भिगो रही हैं, जबकि वो ऊपर से सब देखता है। तभी उसे दिखता है कि वो ग्रुप इमारत छोड़कर जा रहा है। एक आदमी मो शियाओ को सुझाव देता है कि जिसने भी अंक चुराए हों वो जरूर अंदर गया होगा। ये सुनकर शियाओ तुरंत हर किसी की तलाशी लेने का आदेश देता है। वो साफ कहता है कि चोर को हर हाल में ढूंढना है और वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। यायन सब सुनता है और समझ जाता है कि उसे कुछ वक्त के लिए छिपे रहना होगा, वरना पकड़ा जाएगा। इस ख्याल के साथ वो हवा में उछलता है, ऊंची ऊंची आधी टूटी इमारतों के बीच से गुजरता हुआ, अपने विचारों में खोया हुआ। जल्दी या देर मुहा समेत सारे छात्र सच्चाई जान जाएंगे। 3 दिन बाद जब वो परीक्षा के अंत में राक्षस के अंगों को अंक गणना के लिए जमा करेगा, तब साफ हो जाएगा कि 1000 अंक वाला राक्षस उसी ने मारा है। तब तक वो लो प्रोफाइल रखने और ज्यादा ताकतवर बनने पर ध्यान देने का फैसला करता है। तभी ययन को एक सुरक्षित आश्रय की जगह दिखती है और वो वहां लैंड करता है। वो अपना बैग खोलता है और राक्षस के खून को देखता है, सोचता है कि इसे पीने से वो कितना ताकतवर हो सकता है। बिना दोबारा सोचे वो उसे गटक लेता है। स्वाद बिल्कुल घिनौना है, लेकिन यायन के लिए अपनी बहन की रक्षा के लिए ताकत हासिल करना किसी भी कीमत से ज्यादा जरूरी है। जैसा कि वो अपनी बहन के बारे में सोचता है जो अपनी स्कूल में दूर है, या आयु सोचती है कि उसका भाई कैसा होगा। वापस यायन के पास एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रभाव उससे घेर लेता है और उसकी साधना की गति लगभग 4 गुना तेज हो जाती है। तभी उसे समझ आता है कि चेनोंग और बाकी लोग इतनी जल्दी ताकतवर क्यों हो रहे थे। 2 और ढाई दिन बचे होने के साथ उसे पता है कि उसे जितना हो सके उतनी मेहनत से साधना करनी होगी। 3 दिन बाद अकेडमी का परीक्षक सभी के अंक दर्ज करना शुरू करता है। लाई यूनिंग को आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान, और परीक्षक से अपने स्कोर की घोषणा करने को कहता है। उसके पास 195 अंक है जो उसे एक ठोस नतीजा लगते हैं। कई छात्र प्रभावित होकर सिर हिलाते हैं। तभी मुहा और उसका अंगरक्षक वहां पहुंचते हैं। एक घमंडी मुस्कान के साथ शियाओ बाकियों का मजाक उड़ाता है कि वो इतने कम अंकों का जश्न मना रहे हैं। फिर एक दुष्ट मुस्कान के साथ वो अपना बैग परीक्षक को सौंप देता है। पूरा अखाड़ा हंगामे में डूब जाता है जब परीक्षक उसके कुल 427 अंकों की घोषणा करता है। लिन युनकिंग जलन से भरा हुआ मो शियाओ पर चोरी का इल्जाम लगाता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स साफ तौर पर इम्प्रेस्ड हैं और उसे अब तक का सबसे हाई स्कोर मिलने पर बधाई देने लगते हैं। लेकिन शियाओ का चेहरा अचानक उदास हो जाता है जब वो मानता है कि असली हाईएस्ट स्कोर तो 1000 होना चाहिए था। चूंकि अब तक कोई भी उस नंबर के साथ सामने नहीं आया, एग्जामिनर ये निष्कर्ष निकालता है कि जो भी अब तक वापस नहीं लौटा वो शायद मर चुका है, और इसी आधार पर मो शियाओ बे को एग्जाम में पहला स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त जब यह फैसला फाइनल लग रहा था, अचानक कदमों की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है और सबका ध्यान उस ओर जाता है।
स्टूडेंट्स और एग्जामिनर सभी उस आवाज की दिशा में मुड़ते हैं और दूर से एक रहस्यमयी साए जैसी आकृति को आते हुए देखते हैं। हवा में उत्सुकता तैर रही होती है, क्योंकि सब बेसब्री से जानना चाहते हैं कि ये मिस्ट्री स्टूडेंट आखिर है कौन। और फिर वो कोई और नहीं बल्कि यानी निकलता है। वो कॉन्फिडेंटली एग्जामिनर की ओर बढ़ता है और अपना बैग सौंप देता है, जिसमें मॉन्स्टर की आंखें होती हैं। एग्जामिनर साफ तौर पर हैरान जोर से यानी के स्कोर की घोषणा करता है, 1163। वो इस साल के प्रैक्टिकल एग्जाम का टॉप स्कोरर बन जाता है। उसके इनाम में मिलती हैं 3 बोतलें मॉन्स्टर ब्लड की और 1 लाख विन नकद। उसके दोस्त उत्साह से चिल्लाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, जबकि लिन यूनकिंग वहां खड़ा हैरानी में डूबा सोच रहा होता है कि ये लड़का इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर गया। उधर मोहा अपने दांत पीस रहा होता है, क्योंकि उसे सार्वजनिक तौर पर हार का सामना करना पड़ा है। और जो बात उसे और भी चुभती है वो ये कि जिसने उसे हराया वो 5वीं एकेडमी से है। अपनी आंखों में चुपके से गुस्सा लिए वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि यानी के बारे में सब कुछ पता करो। इस तनाव के बीच जैंग बाओ गर्व से भरा हुआ पहली एकेडमी के स्टूडेंट्स के सामने फ्लेक्स करता है और डींग मारता है कि उसका दोस्त ने कुछ लेजेंडरी कर दिखाया है। लेकिन दूसरी ओर 5वीं एकेडमी का प्रोफेसर उतना खुश नहीं है। उसे चिंता हो रही है, क्योंकि उसे पता है कि यानी ने अब मोह कबीले जैसी ताकतवर फैमिली को नाराज कर लिया है और उसे डर है कि ये जीत शायद यानी की जान को खतरे में डाल दे। बाद में टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स यानी शियाओ बे और लिन यूनकिंग अपनी फोटोज खिंचवाते हैं, जिसके साथ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफिशियली खत्म हो जाता है और फिर इनाम बांटे जाते हैं। पोडियम पर एक साथ खड़े होने के दौरान शियाओ यानी को तंज भरा तारीफ देता है, कहता है कि उसमें हिम्मत तो है कि उसने उससे चुराया। लेकिन इससे पहले कि माहौल और गर्म हो, लिन यूनिंग बीच में आकर यानी का बचाव करती है। कहती है कि जिस तरह शियाओ ने अपने पॉइंट्स कमाए, उसी तरह यानी ने भी अपनी स्किल से पॉइंट्स हासिल किए। फिर भी अपने घमंड को थामे शियाओ दावा करता है कि वो सबसे ताकतवर है। ये सुनकर यानी तुरंत उसे चैलेंज करता है, कहता है कि जब भी वो तैयार हो वो उससे फाइट कर सकता है, ताकि ये तय हो कि असली टाइटल का हकदार कौन है। यानी जानता है कि जब कोई ताकतवर या पॉलिटिकली कनेक्टेड इंसान तुम्हें टारगेट करता है तो भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता। एकमात्र रास्ता है कि तुम इतने स्ट्रांग बन जाओ कि वो दोबारा तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत न करे। 3 दिन बाद यानी आखिरकार घर लौटता है। यायू तुरंत दौड़कर उसे गले लगाती है और चेक करती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वो राहत महसूस करती है जो वो देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर यानी उसे सरप्राइज करता है एक बड़ी रकम दिखाकर और कहता है कि ये उसकी पढ़ाई और ज़रूरतों के लिए है। उनके इस मज़ेदार पल को तब रुकावट मिलती है जब वो एक रहस्यमयी किताब निकालता है, इलस्ट्रेटेड बुक ऑफ ट्रेजर्स। यायू उत्साह से उसके बगल में बैठती है और दोनों मिलकर किताब के पन्ने पलटते हैं। तभी यानी की नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है, वही पत्थर जो उसने हंट के दौरान छत पर देखा था। इसे टेराकोर एलिक्सिर कहा जाता है, एक दुर्लभ पदार्थ जो किसी इंसान के नेचुरल टैलेंट को बूस्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ लो या मिड लेवल टैलेंट वालों के लिए ही काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि किताब में यह भी लिखा है कि कभी-कभी इसके आसपास और भी दुर्लभ टेरमोटियल स्टोन्स मिलते हैं जो हाई लेवल टैलेंट्स को भी बूस्ट कर सकते हैं। ये बात यानी को एहसास दिलाती है कि उस मॉन्स्टर ने शायद टेराकोर एलिक्सिर का इस्तेमाल करके खुद को और मजबूत किया होगा, और अब अनजाने में यानी ने इस बेहद कीमती खजाने को हासिल कर लिया बिना इसके असली वैल्यू को समझे। उसका ध्यान टूटता है जब यायू उसे टेराकोर एलिक्सिर देती है, जो अब एक छोटी शीशी में रखा है। लेकिन यानी को अब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो बस मुस्कुराता है और यायू से कहता है कि वो इसे पी ले, क्योंकि अब उसकी बारी है मजबूत बनने की। यायू पूरी तरह से शॉक्ड है। दोनों भाई बहन लाउंज में बैठे हैं, लेकिन उसे ये सब समझ नहीं आ रहा। वो एलिक्सिर पीने से मना करती है, कहती है कि उसका टैलेंट अभी तक जागा भी नहीं है और ये वेस्ट हो सकता है। जब वो उसका स्टेटस विंडो चेक करते हैं तो उसमें दिखता है कि उसका कल्टीवेशन टैलेंट लो टीयर का है और उसका पहला टैलेंट नोविस टीयर का है, जो अभी तक जागा नहीं है। चूंकि उसका टैलेंट लो टीयर का है, टेराकोर एलिक्सिर पीने से निश्चित रूप से कुछ सुधार होगा, लेकिन यानी नहीं जानता कि यह सुधार कितना बड़ा होगा। फिर भी यायू सुझाव देती है कि इसे बेच देना चाहिए, क्योंकि इतनी कीमती चीज से बहुत सारा पैसा मिल सकता है। यानी इसकी, जैसा कि वो कहता है, बेवकूफ़ी भरी सलाह को इग्नोर करता है और किताब में फिर से देखता है। उसे पता चलता है कि जिस जगह पर एलिक्सिर मिला था वहां पर शायद एक दुर्लभ टेरमोटियल स्टोन भी हो सकता था। अब उसे अफसोस होता है क्योंकि उसने उस जगह को नष्ट कर दिया था। अगर ये बात बाहर निकल गई तो पोटेंशियल बायर्स को यकीन नहीं होगा कि उसके पास वो स्टोन नहीं है, और हो सकता है कि वो इसके लिए उसके पीछे पड़ जाएं। यायू हैरान रह जाती है, कहती है कि ये तो पूरी तरह से बर्बादी है।
एलेक्सिर को भी बर्बाद ना करने के लिए यानी जल्दी से उसे उठाता है और इससे पहले कि यायू कुछ कहे उसका मुंह खोलकर उसे जबरदस्ती पिला देता है। यायू खांसती है, गुस्सा करती है, लेकिन फिर उसे एक गर्म और आरामदायक एहसास होने लगता है। लेकिन जब वो उसका स्टेटस फिर से चेक करते हैं तो उसका कल्टीवेशन टैलेंट अभी भी लो टीयर ही दिखता है। यानी सोच में पड़ जाता है कि शायद किताब गलत हो। यायू नींद महसूस करते हुए सोफे पर लेटकर आराम करने का फैसला करती है। यानी थोड़ा और इंतजार करने का फैसला करता है, सोचता है कि शायद एलेक्सिर का असर अभी तक शुरू नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे बाद यायू सोफे पर गहरी नींद में है और यानी उसी लाउंज में टेबल के पास बैठा है। अचानक यायू से टैलेंट ऑरा की तेज लहरें निकलने लगती हैं। यानी तुरंत उसका स्टेटस विंडो चेक करता है और हैरान रह जाता है। उसका कल्टीवेशन टैलेंट अब मिड टीयर हो गया है, यानी 2 पूरे टीयर का सुधार। मिड टीयर कल्टीवेशन टैलेंट और उसके रेयर फ्रॉस्ट टैलेंट को मिलाकर यानी को यकीन है कि यायू भविष्य में टॉप रैंकिंग मार्शल वॉरियर बन सकती है। ये एहसास यानी कि अपनी हिम्मत को और मजबूत करता है। श्याओ को याद करते हुए वो मन ही मन उसे चैलेंज करता है कि आके दिखाए, क्योंकि यानी उससे कभी हारने वाला नहीं है। बाद में अपने कमरे में यानी फिर से मॉन्स्टर का खून पी रहा होता है, जिसका स्वाद इतना खराब है कि वो से भी बदतर लगता है। लेकिन इस भयानक स्वाद को बैलेंस करने के लिए वो मूंगफली चबाता है और सोचता है कि इससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड कितनी बढ़ेगी। हैरानी की बात यह है कि उसकी स्पीड अब नॉर्मल से 8 गुना तेज हो गई है। वो इस मिड रैंक मॉन्स्टर ब्लड के इफेक्टिवनेस से दंग रह जाता है। अगर उसके पास इसका और स्टॉक होता तो वो यकीनन 1 महीने में मार्शल वॉरियर रेल में ब्रेक थ्रू कर सकता था। लेकिन बदकिस्मती से उसके पास सिर्फ 2 बोतलें बची हैं और अब वो सोच रहा है कि उसका अगला कदम क्या होगा। 10 दिन बाद 5वीं अकेडमी के जंगलों में यानी शांति से मेडिटेशन कर रहा होता है। उसकी पावर चुपके से सर्कुलेट हो रही होती है। तभी ज़ैंग बाओ घबराया हुआ, सांस फूलते हुए उसके पास दौड़ कर आता है। वो डर के मारे हाँफते हुए बताता है कि मो श्याओ बे ने सेक्लूशन में चला गया है और मार्शल वॉरियर रेल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। ज़ैंग हैरान है कि यानी इस खबर पर जरा भी नहीं हिलता। चिंता करने के बजाय यानी को निराशा होती है कि श्याओ ने उसे अब तक चैलेंज नहीं किया। वो पहले ही श्याओ के टैलेंट को चेक कर चुका है और जानता है कि उसका कल्टीवेशन भी मिड टीयर का है, तो उसे ब्रेक थ्रू करने में शायद 1 महीना लगेगा। ज़ैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये कितना सीरियस है, याद दिलाते हुए कि श्याओ एक अमीर और ताकतवर फैमिली से आता है और सिर्फ मॉन्स्टर ब्लड की सिर्फ 3 बोतलें किसी इतने ताकतवर इंसान को हराने के लिए काफी नहीं होंगी। ड्रामेटिक अंदाज में जोंग वादा करता है कि वो एक वफादार दोस्त की तरह यानी की लाश को इकट्ठा करेगा और यायू का भी अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन यानी इस बकवास को पूरी तरह इग्नोर करता है और फोकस करता है कि उसके पास अब क्या बचा है। कुछ लो रैंक मॉन्स्टर ब्लड और मॉन्स्टर के दिल का खून। इनके साथ वो शायद एडवांस्ड मार्शल अप्रेंटिस रैंक तक पहुंच सकता है, जो मार्शल वॉरियर रियल्म से बस एक छोटा सा कदम नीचे है। हो सकता है कि ये पूरा ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ना हो, लेकिन अपनी स्पीड और स्वॉट टैलेंट के साथ उसे यकीन है कि वो एक रियल मार्शल वॉरियर के साथ भी टक्कर ले सकता है। दूसरी ओर दुनिया के किसी और कोने में मो एस्टेट पर ग्रैंड कैसल के स्टील गेट्स जोर से खुलते हैं और दूर से एक ताकतवर आकृति का साया उभरता है। ये कोई और नहीं बल्कि मो श्याओ बे है। उसका बॉडीगार्ड तुरंत झुककर सम्मान देता है और उसे मार्शल वॉरियर रियल में सफलतापूर्वक पहुंचने की बधाई देता है। मो श्याओ बे का पूरा काया पलट हो चुका है। अब उसके चारों ओर एक मजबूत कमांडिंग एनर्जी है और यह साफ है कि यानी के लिए चीजें अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। हॉल में श्याओ को नौकर चुपचाप सेवा दे रहे होते हैं और वो शांत और कूल दिख रहा होता है। तभी लिनहाई बेस की अमीर और प्रतिष्ठित मो फैमिली का एलीट मार्शल वॉरियर और मो श्याओ का पिता मो एन कमरे में दाखिल होता है। मो एन बेहद खुश है कि उसका बेटा अपनी सेक्लूट ट्रेनिंग पूरी कर चुका है और उसे तारीफ करता है कि वो एक फुल फ्लेज्ड मार्शल वॉरियर बन गया है। श्याओ अब साफ तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट अपने पिता को ये यकीन दिलाता है कि वो कभी मो फैमिली के नाम को बदनाम नहीं करेगा। जब मोएन उसे बताता है कि फैमिली का एंसेस्टर उसे पर्सनली रिवॉर्ड करेगा, श्याओ तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है, अपने पिता और एंसेस्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने सालों से उसे गाइड और सपोर्ट किया। उसका पिता उसे ज्यादा देर घुटनों पर नहीं रहने देता और प्यार से कहता है कि वो उठे, खाना खाए और अपने सारे फेवरेट फूड और ड्रिंक्स का मजा ले, जो खास तौर पर उसके ऑर्डर पर तैयार किए गए हैं। जैसे ही मोएन कमरे से निकलता है, श्याओ का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड की ओर मुड़ता है और सख्ती से पूछता है कि क्या वो टास्क जो उसने सेक्लूजन में जाने से पहले दिया था पूरा हुआ या नहीं। बिना हिचकिचाए बॉडीगार्ड उसे बताता है कि यानी के पास न कोई माता पिता है, न कोई फैमिली टाइज और न ही कोई पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल बैकिंग।
इसका मतलब है कि श्याओ जैसा चाहे यानी से डील कर सकता है। ये सुनकर कि उसका दुश्मन पूरी तरह असुरक्षित है, श्याओ तय करता है कि अब गेम खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन वो इसे और एंटरटेनिंग तरीके से करना चाहता है। यानी को कमजोर समझते हुए श्याओ अपने बॉडीगार्ड को उसकी हत्या का इंतजाम करने का ऑर्डर देता है। बॉडीगार्ड चेतावनी देता है कि उनके टेरिटरी में मर्डर करना कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, लेकिन श्याओ जिद करता है कि इसे चुपके से एक शैडो असैसिन के जरिए किया जाए। बॉडीगार्ड थोड़ा हिचकिचाता है, कहता है कि एक शैडो असैसिन को हायर करने में कम से कम 10 लाख यूएन का खर्च आएगा और शायद इसके लायक ना हो। लेकिन श्याओ अपनी रीजनिंग समझाता है। लिनहाई बेस में सिर्फ कुछ ताकतवर फैमिलीज का कंट्रोल है और बाकी सब गुलामों की तरह जीते हैं। जब गरीब कॉमनर्स में टैलेंट के संकेत दिखते हैं तो एलिट्स तुरंत उन्हें खत्म कर देते हैं ताकि अपनी पावर बरकरार रख सकें। उधर 5वीं एकेडमी के जंगल में यानी घंटों से ट्रेनिंग कर रहा है। उसका शरीर एक मजबूत ऑरा से घिरा हुआ है। जब उसे बारिश आने का एहसास होता है वो घर की ओर चल पड़ता है। मूसलाधार बारिश में चलते हुए उसे अचानक पास में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो तुरंत अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। वहां लिखा है लाइक कुन, जिसके पास शैडो टैलेंट है। इससे पहले कि यानी पूरी तरह समझ पाए, लाइकुन पास की छत से कूदकर तलवार से उस पर हमला करता है। यानी आखिरी मोमेंट में हमला चकमा देता है और गुस्से में पूछता है, तू कौन है? लाइकुन एक डरावनी मुस्कान के साथ जवाब देता है, साफ कर देता है कि वो उसे मारने आया है। उसकी आंखें खून से लाल हैं और उसके दांतों के बीच एक लाल खंजर दबा हुआ है। उसका डरावना रूप यानी के दिमाग को तेजी से दौड़ाने पर मजबूर करता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर माजरा क्या है। पहले तो उसे शक होता है कि ये मो श्याओ बे का भेजा हुआ असैसिन हो सकता है, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ लगता है। श्याओ पहले से ही इतना ताकतवर है कि वो खुलेआम उसका सामना कर सकता है, फिर चुपके से हमला क्यों करवाएगा? ये कन्फ्यूजन उसके दिमाग में रहता है, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। लाइकुन अचानक हवा में ऊंचा उछलता है, उसका खंजर आगे की ओर तना हुआ है, हमले के लिए तैयार। यानी फटाफट अपनी तलवार उठाता है, हमले को ब्लॉक करता है और फिर पीछे छलांग लगाता है। तभी उसे एहसास होता है कि लाइकुल गायब हो गया है। तब उसे शैडो टैलेंट की सच्चाई समझ में आती है। ये इनविजिबल होने की ताकत देती है। जैसे ही यानी पीछे मुड़ता है, लाइकुन ठीक उसके पीछे प्रकट होता है। उसकी तलवार यानी के सिर के पीछे निशाना साधे हुए है, लेकिन अपनी स्पीड स्किल की बदौलत यानी आखिरी मोमेंट में हमला चकमा देता है। फेल्ड हुआ स्नीक अटैक लाइकुन को गुस्सा दिलाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यानी जैसे लेवल का कोई इतना तेज हो सकता है। यानी तय करता है कि अब डिफेंस खेलने का वक्त खत्म हुआ। एक शातिर मुस्कान के साथ वो आगे बढ़ता है और अपनी तलवार लाइकुन की ओर लहराता है, लेकिन एक बार फिर असैसिन गायब हो जाता है। इस तरह का टैलेंट किसी आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन यानी के खिलाफ ऐसी ट्रिक्स बिल्कुल बेकार है। एक तंग गली के बीच में यानी शांत खड़ा है, पूरी तरह अपने दुश्मन को सेंस करने में फोकस्ड। जैसे ही उसे एनर्जी में हल्का सा बदलाव महसूस होता है, वो तेजी से अपनी तलवार घुमाता है और लाइकुन का शरीर हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरता है। लाइकुन के मुंह से खून की धार बहने लगती है। हैरान और अविश्वास में डूबा वो समझ नहीं पाता कि यानी, जो कि एक एलीट मार्शल वॉरियर भी नहीं है, उसके शैडो टैलेंट को कैसे भांप लिया। उत्सुकता और हताशा में वो जवाब मांगता है, लेकिन यानी शांत रहता है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और जवाब देने के बजाय सवाल उसी पर उछाल देता है। वो कहता है, अगर तुम्हें सचमुच जानना है तो पहले अपनी असलियत बताओ। एक कुटिल मुस्कान के साथ लाइकुन अपने हथियार की ओर हाथ बढ़ाता है और ताना मारता है कि वो जवाब तभी देगा जब यानी की आखिरी सांस ले रहा होगा। पलक झपकते ही वो फिर से हमला करता है। यानी हवा में उछलकर हमले को चकमा देता है और जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिकते हैं, वो अविश्वसनीय स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी तलवार सीधे लाइकुन के शरीर में घुसेड़ देता है। उसके पीछे खड़े होकर वो यानी एक बार फिर सवाल करता है, बता तुझे किसने भेजा? अपनी मरती हुई हंसी के साथ लाइकुन यानी की तारीफ करता है, कहता है कि वो अब तक का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है जिससे उसका सामना हुआ है, और अपनी आखिरी सांस के साथ वो कबूल करता है कि उसे मो श्याओ बे ने भेजा था। यानी लाइकुन के लाश के पास झुकता है, उससे निकल रही डार्क एनर्जी की धाराओं की ओर हाथ बढ़ाता है और लाइकुन के शैडो टैलेंट को कॉपी कर लेता है। जैसे ही पावर ट्रांसफर होती है, यानी के शरीर में एनर्जी का एक तेज उबाल आता है। उसका स्टेटस विंडो कंफर्म करता है कि कॉपी सक्सेसफुल रही। अब उसमें मिड टियर कल्टीवेशन टैलेंट, ब्लेड टैलेंट और स्पीड और शैडो टैलेंट दोनों नॉविस टियर पर दिख रहे हैं।
बारिश आसमान से लगातार बरस रही है, बिजली की चमक बादलों को चीर रही है और लाइकुन के बेजान चेहरे पर खून फैला हुआ है। यानी उसे वैसे ही नहीं छोड़ता, वो पास के पत्थर इकट्ठा करके लाश को उनके नीचे दफना देता है। ऐसा करते वक्त उसके दिमाग में ख्याल आता है, इंसान को पत्ते की तरह नहीं जीना चाहिए, जो हवा और बारिश के भरोसे बेकार में उड़ता रहे। चलते हुए वो एक पत्ता नीचे गिरते देखता है, उसे अपने हाथ में पकड़ता है और चुपके से खुद से वादा करता है कि वो उस गिरे हुए पत्ते की तरह नहीं बल्कि हवा और बारिश की तरह जिएगा, मजबूत, ताकतवर और रुकने न देने वाला। जंगल को पीछे छोड़ते हुए यानी घर लौटता है, जबकि शहर के ऊपर भारी बादल और भी घने होते जा रहे हैं। एक गर्म शावर लेकर और खुद को सुखाने के बाद वो लाउंज में आकर सोफे पर बैठ जाता है, एक लंबी राहत की सांस लेता है। कुन के सामान को लूटने के बाद, जिसमें उसके हथियार भी शामिल थे, टीएन ने तुरंत 2 जुड़वां तलवारें उठाईं। उसे फौरन एहसास हुआ कि ये प्राचीन हथियार हैं, वो टाइप जो उसकी अपनी तलवार से कहीं बेहतर हैं, जो पहले की लड़ाई में टूट चुकी थी। ल्यून के सामान में एक सोने का कार्ड भी था, जिसकी कीमत 10 लाख येन थी, और एक चांदी का कार्ड जिसकी कीमत 1 लाख थी, यानी कुल मिलाकर 35 लाख यूएन। बिना एक पल की देरी किए टीएन ने वो कार्ड्स अपने वॉलेट में डाल लिए और मुस्कुराते हुए सोचा कि जिस पैसे को शियाओं ने उसे मारने के लिए खर्च किया, अब वही पैसा वो अपने फायदे के लिए यूज करेगा। सामान में उसे एक किताब भी मिली जिसका टाइटल था शैडो ब्लेड, एक कांस्य रैंक की तलवार स्किल। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने इसे अपने बढ़ते हुए हथियारों के जखीरे में शामिल कर लिया। किताब खोलते ही टीएन को वो मिला जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उसे पता था कि ब्लेड स्किल्स उसकी तलवार की प्रतिभा को पूरी तरह से उजागर करने में मदद करेंगी। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने बेडरूम की ओर बढ़ा, दरवाजा जोर से बंद किया और बिस्तर पर बैठकर तैयारी करने लगा। उसने स्किल बुक का पहला चैप्टर खोला, ट्रेनिंग में डूबने के लिए तैयार था, लेकिन तभी रियलिटी ने उसे जोर का झटका दिया। एकाएक घबराहट की लहर ने उसे जकड़ लिया जब उसे एहसास हुआ कि यायू अभी तक घर नहीं लौटी। डर उसके दिल में समा गया और टीएन तेजी से लिविंग रूम की ओर भागा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अगर मोशाबे को उसके बारे में इतनी जानकारी थी कि उसने एक हत्यारे को भेजा, तो यह पॉसिबल था कि यायू भी खतरे में हो। बिना एक पल सोचे टीएन ने बैल्कनी से छलांग लगा दी और एक छत से दूसरी छत पर दौड़ता हुआ चला गया। उसका दिल अपनी बहन की सलामती के लिए दुआ मांगते हुए धड़क रहा था। जब वो डाउनटाउन एरिया में एक आम मिडिल स्कूल के पास पहुंचा, वो स्कूल के आंगन में उतरा और पागलों की तरह तलाश करने लगा। भले ही उसे पता था कि ये एक नॉर्मल स्कूल है जहां मार्शल योद्धाओं को स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाने या हंगामा करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन टीएन को यकीन नहीं था कि शियाऊ बे जैसा शख्स नियमों की परवाह करेगा। अचानक उसे अपनी पीठ पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। एक आवाज ने उसे चेतावनी दी, हिलना मत। टीएन ने तुरंत रिएक्ट किया, पलटकर जवाबी हमले की तैयारी की, लेकिन रुक गया जब उसने देखा कि ये उसकी बहन यायू थी, जो एक छाता पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। उसने बड़े ही कूल अंदाज में बताया कि वो क्लास के बाद क्लीन अप ड्यूटी पर थी और कमरे साफ करने के लिए रुक गई थी। उसे अपने भाई की घबराहट का जरा भी अंदाजा नहीं था। घर वापस लौटते वक्त गलियों से गुजरते हुए यायू ने नोटिस किया कि उसका भाई पूरी तरह से भीगा हुआ था, नंगे पांव था और उसके पास छाता भी नहीं था। चिंता में पड़कर उसने पूछा, भाई क्या हुआ, इतने गीले क्यों हो? लेकिन टीएन ने सच बताने के बजाय एक हल्का सा बहाना बना दिया। फुटपाथ पर चलते हुए एक चमकदार काली टिंटेड कार सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रही थी। कार के अंदर मोशाबे चुपचाप बैठा था, दांत पीसते हुए गुस्से में उसकी नजरें टीएन पर टिकी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका टारगेट अभी भी जिंदा और सही सलामत क्यों है, और यायू को अपने भाई के साथ इतने बेफिक्र अंदाज में चलते देखकर उसका गुस्सा और भड़क गया। घर लौटते वक्त भाई बहन एक सॉसेज की दुकान पर रुके। जैसे ही उनका ऑर्डर तैयार हुआ, वो मौसम का मजा लेते हुए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर टहलने लगे। टीएन ने बड़े ही कूल अंदाज में यायू से पूछा, बताओ डिनर में क्या खाओगी, आज मैं कुक कर रहा हूं। थोड़ा सोचने के बाद यायू ने उसका सिग्नेचर डिश, उबले हुए मांस के टुकड़े मांगा। इसी बीच वही काली टिंटेड कार अभी भी उनका पीछा कर रही थी, लेकिन इस बार टीएन ने उसे नोटिस कर लिया और समझ गया कि कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है। यायू को बिना शक होने दिए वो दोनों सेफली अपने अपार्टमेंट पहुंच गए। हालांकि टीएन की नजर उस कार पर थी जो अभी भी बाहर पार्क थी। अंदर यायू ने उसे डिनर के लिए टेबल सेट करने में मदद करने को बुलाया। 3 दिन बीत गए, आसमान साफ हो गया, लेकिन स्टॉकिंग अभी भी जारी थी। यायू क्लास में थी, अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस्ड, जबकि टीएन पास की एक छत से उसकी निगरानी कर रहा था, अपनी बहन की हिफाजत के लिए डेडिकेटेड। वही काली टिंटेड कार स्कूल के बाहर पार्क थी और अपने दुश्मन के अपने बहन को टारगेट करने का ख्याल उसे गुस्से से भर देता था। जब आखिरकार वो कार वहां से चली गई, टीएन ने तुरंत फैसला किया कि वो उसका पीछा करेगा, उम्मीद में कि ये उसे कुछ जवाब देगा।
अपने चारों ओर जादू को समन करते हुए टीएन तेजी से एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाता हुआ उस जगह पहुंचा जहां काली कार एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास रुकी थी। चुपके से कंस्ट्रक्शन क्रेन के ऊपर लैंड करते हुए उसने बेहतर व्यू के लिए नीचे देखा। उसने देखा कि कार से कोई बाहर निकला और इमारत के अंदर चला गया। जब टीएन ने ठीक से देखा तो उसे तुरंत वो शख्स अपने दुश्मन के रूप में पहचान लिया। इमारत के अंदर फर्श पर खून के धब्बे थे। एक बाउंसर बेरहमी से एक आदमी को पीट रहा था जो वहां लेटे गिड़गिड़ा रहा था कि उसके पास शियाओबे को चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो वादा करता है कि जैसे ही वो इतने पैसे जमा कर लेगा वो लौटा देगा। वो बेतहाशा गिड़गिड़ाया, शियाओ से उसे छोड़ देने की भीख मांगते हुए। दीवार के सहारे बेफिक्र अंदाज में बैठा शियाओ ठंडे लहजे में धमकी देता है कि अगर आज कर्ज नहीं चुकाया गया तो वो ब्याज को दुगना कर देगा, और उस आदमी को याद दिलाता है कि उसका पैसा उधार लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो आदमी घुटनों पर बैठकर समझाता है कि ब्याज असहनीय है और उसके पास बुजुर्ग माता पिता और बच्चे हैं जिनका ख्याल रखना है, इसलिए वो सचमुच आज नहीं चुका सकता। शियाओ कुछ जवाब देने ही वाला था कि उसका मेन बॉडीगार्ड अंदर आया और शियाओ ने तुरंत शैडो असैसिन के बारे में खबर मांगी। बॉडीगार्ड ने बताया कि असैसिन गायब हो गया है, हालांकि वो किसी और कॉन्टैक्ट के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ये सुनकर टीएन को अब पूरा कन्फर्मेशन मिल गया कि शियाओ ही हत्या के प्रयास के पीछे था। इसी बीच शियाओ का गुस्सा भड़क गया और उसने पुअर आदमी को तब तक लात मारी जब तक वो मर न गया। बिना किसी पछतावे के उसने अपने एक आदमी को लाश ठिकाने लगाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड से पूछा कि उसने टीएन की बहन से निपटने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। थोड़ा सिर झुकाकर उस बॉडीगार्ड ने बताया कि वो ये टास्क अपने एक दोस्त को सौंपने की सोच रहा है जो हाल ही में जेल से रिलीज हुआ है। शियाओ अपने बॉडीगार्ड की ओर बढ़ा। उसका गुस्सा अब और बेकाबू हो गया। उसने एक्सेप्ट किया कि दूसरों पर भरोसा करना उसकी गलती थी और अब वो सब कुछ खुद ही हैंडल करेगा। बिना एक और शब्द कहे उसने एक मुक्का मारा जो बॉडीगार्ड को तुरंत जमीन पर गिरा देता है और ठंडे लहजे में इसे उसकी ड्यूटी में नाकामयाबी की सजा बताता है। मौके का फायदा उठाते हुए टीएन ने अपना प्राचीन हथियार समन किया और शियाओ पर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक वक्त पर शियाओ पलटा और एक पल के लिए उसके चेहरे पर डर की चमक दिखाई दी। तलवार की एक तेज लाइन हवा में चली और हालांकि शियाओ थोड़ा साइड में हटा, टीएन की तलवार ने अपना निशाना ढूंढ लिया और खून का फव्वारा फूट पड़ा। टीएन मजबूती से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। शियाओ का शरीर जमीन पर गिरा और बाकी गार्ड्स चौक में इकट्ठा हो गए, ये देखकर कि उनका मालिक मारा गया। शियाओ का सबसे करीबी बॉडीगार्ड भौहें चढ़ाए ये मान रहा था कि किलर ने शैडो असैसिन की स्किल का यूज करके लाश को छिपाया होगा और उसे शक था कि ये ल्यून कुन हो सकता है। लेकिन अजीब सी खामोशी के बाद टीएन शैडो से बाहर निकला। उसकी तलवारें चौड़ी फैली हुई थीं। उसे देखते ही ज्यादातर बॉडीगार्ड्स डर के मारे भाग गए, सिर्फ मेन बॉडीगार्ड पीछे रह गया। वो डटा रहा और टीएन का सामना किया। जोर से पूछा, तूने शैडो टैलेंट कैसे हासिल किया? टीएन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी ओर बढ़ता रहा। वो आदमी और जोर से चिल्लाया, दावा करते हुए कि उसने टीएन का बैकग्राउंड चेक किया है और वो जानता है कि वो बस एक लो टियर ट्रैश है। उसने फिर से पूछा कि टीएन जैसे शख्स ने एक ही बार में यंग मास्टर को कैसे मार डाला और ल्यून कुन कहाँ है। टीएन ने हर शब्द को इग्नोर किया, हवा में छलांग लगाई और सटीकता से नीचे वार किया। उस आदमी का गला आसानी से काट दिया। शांति से उसने शैडो असैसिन के निशान वाले रुमाल से अपनी तलवारों पर लगा खून पूंछा और उसे लाशों पर फेंक दिया। पीछे मुड़ने से पहले उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं कोई अनजान भेड़ नहीं हूं जिसे तुम आसानी से काट सको, तो गलत शख्स को चुनने की सजा तुम्हें खुद ही भुगतनी पड़ी। 1 घंटे बाद मोइन और उसकी टीम उस जगह पर पहुंची। उसकी आंखें गुस्से और आग से जल रही थीं, सिर्फ अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार शख्स को ढूंढने पर फोकस्ड। जांच के दौरान उसके एक आदमी ने कुछ